जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। रीजनिंग की क्लास नंबर 23 लेकर हम हाजिर हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी तैयारी लगातार होती रहे। तो बिना किसी देरी के सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पी सप्ताह है और क्यू दिन है, ठीक है। और पूछ रहे हैं कुल कितने दिन होते हैं। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, पी सप्ताह है और पहले हम क्या करेंगे, सप्ताह को दिनों में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 7 से मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो पी सप्ताह में कितने हो गए, 7p दिन। इसके साथ क्यू दिन और हैं, तो क्यू दिन और इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 7p + क्यू दिन। ये वाला ऑप्शन जो होगा वही आपका सही होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, 7p + क्यू। प्रश्न नंबर 2 है, लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है, 14 है, 21, 28। फिर दूसरी लाइन में है 3, 21, 28, 35। नेक्स्ट में है 4, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 35 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो दो क्वेश्चन मार्क है इनकी जगह पे क्या आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 वाली लाइन में 14, 21, 28। अब आपको पता है 7 के टेबल जो होता है 7 का, 7 दूनी होते हैं 14, ऐसी 7 तियाँ होते हैं 21 और 7 चौक होते हैं 28। अब यहाँ पे 3 है, तो अब 7 सबसे पहली जो मल्टीप्लाई होगी वो 3 से होगी, यानी 7 तियाँ हो जाएंगे 21। इसी प्रकार से 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, यानी मल्टीप्लाई बाई 3 7 की, फिर 4 से, फिर 5 से, ठीक है। अब 4 से ये शुरू हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई पहले 4 से होनी चाहिए, यानी 7 चौक 28 यहाँ पे आना चाहिए। 7 पंजे 35, ये बिल्कुल सही है, दे रखा है। इसके बाद 7 छक, अगला होना चाहिए 42। तो सिंपल सी बात है, 28 और 42 ये दो संख्या यहाँ पे आने वाली हैं। इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा इस तरह से, ऑप्शन नंबर 2, 28, 42। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई सुबह 12 बजे दक्षिण की ओर इंगित करती है और उसी घड़ी में सुबह 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। उनके कहने का मतलब है, ये अगर घड़ी है, ये 12 है आपका, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9। अब देखिए इन्होंने कहा है मिनट की सुई ये हो गई आपकी, मान लीजिए, और यही यहाँ पे हो गई आपकी घंटे की सुई। 12 बजे के समय की बात कर रहे हैं, मिनट की सुई की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना है। अब ये कह रहे हैं 3 बजे के समय, अब अगला जो टाइम बोल रहे हैं वो 3 बजे। जब 3 बजेंगे क्या होगा, तो घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई तो 12 पे ही रहेगी। सिंपल सी बात ये हो गई। अब दक्षिण की ओर दिखा रही थी साउथ में, यानी दक्षिण की ओर, शुरू से दक्षिण दिखा रही है, यानी 12 बजे क्या दिखा रही थी, दक्षिण की ओर। अब 3 बजेंगे तब भी तो दक्षिणी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे मिनट की सुई बताएगी और मिनट की सुई की पोजीशन चेंज नहीं होगी। 3 बजे भी वही पोजीशन रहेगी और 12 बजेंगे तब भी वही, सिर्फ घंटे की सुई की पोजीशन चेंज होगी। इसलिए दिशा भी आपकी दक्षिण ही यानी साउथ रहेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, शारदा ने दक्षिण दिशा से चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। दोनों चीज़ें पूछिए, दिशा भी पूछिए और दूरी पूछिए। तो सबसे पहले आपको पता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला कॉन्सेप्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब इसके अनुसार हम बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो कहाँ से शुरू किए, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ होगा दक्षिण दिशा, ऐसे होगी, यहाँ चली, ठीक है। ये पॉइंट हो गया उसका पहला। कितनी चली है, 15 मीटर, 15 हम नोट कर दिया। अगली उन्होंने कहा है 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी है। अब देखिए जब दक्षिण दिशा में चलते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, जो बायां होता है वो किधर हो जाता है आपका, इस साइड। ये होगा आपका लेफ्ट हो जाता है जब इधर को चलते हैं, और ये हो जाता है आपका राइट। तो इसका मतलब इधर घूम रही है। जब इधर घूमेगी तो 15 मीटर चली, फिर से बोल रहे हैं बायां। अब पूरब, ये जब चल रही है पूरब दिशा में चल रही है। अब पूरब दिशा में देखो सिंपल सी बात है, ऊपर वाला लेफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है राइट। इसका मतलब अब वो किधर जाएगी, ऊपर की तरफ, यानी लेफ्ट। फिर से लेफ्ट घूमिए 2 बार, अब फिर 15 मीटर चलिए। अब वो पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी। तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट यहाँ पे आई है और ये यहाँ पे, तो इनके बीच की दूरी यही बची। जब ये नीचे वाली 15 है और साइड वाली दोनों 15 है, तो ये भी क्या होगी आपकी 15 मीटर। तो ये तो बात क्लियर होगी, आंसर आएगा आपका 15 मीटर। अब डायरेक्शन कौन सी है, तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ से जब इधर को देखोगे तो कौन सी दिशा में देख रहे हो आप,
पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में? पूरब। ये जो डायरेक्शन है पूरब ही तो होती है ऐसे यहाँ पे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 15 मीटर पूरब। प्रश्न नंबर 5 है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम का क्या होगा? एक बार हम लोग इसको बना लेते हैं, आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण। बाकी की दिशाएं भी दिखा दे रहे हैं इसमें। जैसे आपका ये वाली जो डायरेक्शन होती है पूरब और दक्षिण के बीच में होती है, वो आपकी दक्षिण पूरब कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम। ये वाली जो डायरेक्शन होती है बीच की, इसको बोलते हैं उत्तर पूरब। ऐसे ही ये वाली जो होती है इसको उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन जनरली है। अब इन्होंने क्या चेंज क्या किया वो हम देखते जा रहे हैं। अब नई यहाँ पे हम बनाते जाएंगे उसी प्रकार से जो भी इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, देखिए दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब वाली ये है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? अभी यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर। ठीक है, यही तो दक्षिण पूरब है, इसमें ये वाली लाइन होगी दक्षिण, ये हो गया आपका उत्तर। उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब कहाँ पे? ये वाला, यानी ये वाला हिस्सा, इसको वो बता रहे हैं पश्चिम कर दिया उन्होंने। ठीक है, और आगे यही परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम का क्या होगा? पश्चिम यहाँ पे कौन सी? ये वाली, यानी ये वाली डायरेक्शन वो पूछना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे क्या बन रही है? देखो ये उत्तर है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर के जस्ट 180 क्या होता है आपका? दक्षिण। ठीक है, पश्चिम का इधर क्या हो जाता है? पूरब। अब पूरब और दक्षिण इन दोनों के बीच की तो ये लाइन है जो इन्होंने पूछी है, तो ये जो लाइन है दक्षिण और पूरब के बीच की, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पूरब। प्रश्न नंबर 6 है, एक फिल्म के 2 कलाकार हैं जिनमें एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताओ उन दोनों का आपस में क्या संबंध है? उस पर सिंपल सी बात कह रहे हैं। एक जो है, मान लीजिए कोई ए है, वो उस एक बी है, 2 कलाकार हैं, वो एक दूसरे के बेटे का बाप है, यानी इनका कोई बेटा है, उनका एक बाप है। मान लीजिए ए अगर बाप है, बी अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपस में क्या हो गए? पति पत्नी हो गए, पति पत्नी। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पति पत्नी। प्रश्न नंबर 7 है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो ये बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हैं 11वें पे, इधर से कुछ लोग हैं और इधर से भी कुछ लोग, यानी दोनों तरफ से जब आप काउंट हो रहे तो 11 आ रहा है। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है। 11 और 11 करके -1 कर लो, 11 + 11 -1, यानी एक तरफ से 11 है, दूसरी तरफ से 11 है, पीछे से संख्या प्लस आगे की संख्या -1, यही फार्मूला लगता है। तो 22 में से 1 गया तो कितने बचे आपके? 21। तो कितने व्यक्ति हैं टोटल? 21। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 21। प्रश्न नंबर 8 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी BDX EWC से जैसे संबंधित है वैसे ही ये वाला WV की अगले किससे संबंधित होगा जो ऑप्शंस में दे रखे हैं आपके लिए। एक बार इनका रिलेशन देख लेते हैं, VDX और यहाँ पे है EWC। अब देखो V और E का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। B और E आपस में कैसे अपोजिट है, अगर आपको नहीं याद कर मिल रहे हैं तो सिंपल से इनके नंबर्स को आपको पता होना ही चाहिए कि V कितने नंबर पे आता है और E कितने नंबर पे आता है, और अगर दोनों का सम 27 है तो वो आपस में अपोजिट हैं। अब देखिए V यहाँ पे जो है वो 22 नंबर पे आता है, E कितने पे आता है? 5 पे। तो 22 और 5 कितने हो गए? 27 का मतलब ये आपस में कैसे हो गए? अपोजिट लेटर्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही D और W आपस में कैसे होंगे? अपोजिट लेटर होंगे। D 4 पे आता है और W कितने पे आता है? 23 पे आता है। ठीक है, D की 4 होती है, इसकी 23, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार X 24 पे होता है और C 3 पे, 24 और 3 27, इसका मतलब ये भी आपस में कैसे हैं? अपोजिट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो अपोजिट लेटर्स का बन रहा है। अब हम निकालेंगे WV के अपोजिट लेटर्स। अब W का नंबर आपको पता होना चाहिए। अभी हमने W का अपोजिट यहाँ से देखो निकाला था, ये D था, तो ये तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे इसका हो गया आपका D। ठीक है, इसी प्रकार V का, अब B चूँकि 2 नंबर पे है तो 27 में से 2 माइनस कर लोगे तो 25 नंबर पे आपको पता होना चाहिए क्या आता है? 22।
ठीक है। अब डी वाई वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा, बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। वैसे तो पहले ही ऑप्शन जैसे ही आपका डी आ गया वहीं पे ये ऑप्शन ठीक हो गया, डी वाई जे, क्योंकि डी वाला और कोई इनमें से है भी नहीं। बाकी क्यू का जो अपोजिट जे होता है, इसीलिए डी वाई जे इसका सही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 9 है, कमरा फर्श नदी, यानी कमरा जैसे फर्श से रिलेटेड वैसी नदी से रिलेटेड क्या है? मछली, मगर, तल, पानी। तो नदी कई बार लोग जल्दबाजी में पानी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। कमरे का जो निचला हिस्सा होता है उसको फर्श कहते हैं। फर्श जो है निचले हिस्से में होता है, ऐसी नदी का जो नीचे का हिस्सा है उसको बोलते हैं तल। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, तल। प्रश्न नंबर 10 है, सितारे, दूरदर्शी, रुधिर कोशिकाएं, अगला क्या आएगा शब्द? ठीक है, सितारे और दूरदर्शी जो है आपस में रिलेटेड हैं। इसका मतलब यानी सितारे यानी स्टार्स को हम किससे देखते हैं? टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी से। दूरदर्शी का मतलब जो बहुत दूर वस्तुएं होती हैं उनको देखने का एक मशीन है, एक तरह से एक यंत्र है। ऐसी रुधिर कोशिकाएं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो उनको कैसे देखा जाता है? माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, सूक्ष्मदर्शी। प्रश्न नंबर 11 है, शब्द क्लस्टर्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? सिंपल सी बात है, आपको एक बार इनकी नंबरिंग जरूर करनी है। क्लस्टर्स एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनके नंबर्स नोट कर लीजिए, कौन किस नंबर पे है। सी आपका 3 नंबर पे है, एल आपका 12 पे है, यू जो है वो आपका 21 नंबर पे है, एस जो है वो आता है आपका 19 पे, टी आ गया 20 पे, ई आ गया आपका 5 पे, आर हो गया 18 पे और एस हो गया 19 पे। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों में 2 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो अगर क्रमागत नंबर कहीं पे आ रहे हैं तो उनको सर्किल कर लीजिए तुरंत। अब जैसे आर एस ये वाले क्या है आपस में 18 19, सिंपल सी बात है, एक कोई गैप नहीं है आपस में, साथ साथ है, तो एक तो आपका यही हो गया। अब दूसरा देखिए 19 और 20 वाला एस और टी, एस टी, तो ये 2 हो गए, 1 नंबर 2 नंबर। और देखिए तीसरा कौन सा बन सकता है यहाँ पे? अब इसमें अल्टरनेट वाले देख लीजिए, देखो 18 और 20 के बीच में एक संख्या, यानी 18 के बीच 19 20, तो ये वाला एक हो गया आपका इन्हीं में से। इसको सर्किल कर लेते हैं, ये वाला, यानी आर के बाद यहाँ पे एस होता और फिर टी होता, तो एक ही अक्षर गैप है, यहाँ भी एक का ही गैप था, 18 19 20। इसका मतलब कितने हो गए? 3 हो गए। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा, 3। प्रश्न नंबर 12 है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और बहुत ही इजीली से वेन डायग्राम मेथड से हम लोग इसको करेंगे। कथन, कुछ जूते सफ़ेद हैं, और दूसरा है सारे सफ़ेद नीले। तो जब से सबसे पहले ही आपने देखा कुछ जूते सफ़ेद हैं, तो कुछ जूते सफ़ेद हैं का ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, जहाँ पे इसको हम शूज से दिखा दे रहे हैं, शूज हो गए यानी जूते हो गए, और ये हो गया आपका वाइट यानी सफ़ेद। अब इन्होंने कहा है सारे सफ़ेद नीले, यानी नीले जो हैं कोई बड़ा है और सफ़ेद उसके अंदर आने वाला है, सफ़ेद इस तरह से, ये हो गया आपका ब्लू यानी नीला। इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब इसके बेस पे कंक्लूजन क्या निकलना है? पहला इन्होंने कहा है सब जूते नीले हैं, क्या सारे जूते नीले हैं? देखो जूतों का ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? सब जूते तो नीले नहीं हुए, यहाँ कुछ ये जो हिस्सा है आपका, यहाँ आप कह सकते हो ये वाला कि कुछ हिस्से में नीला है, तो पहला वाला तो आपका हो गया फॉल्स यानी गलत। ठीक है, कुछ जूते नीले हैं, ये बात बिल्कुल सही, जो कि अभी मैंने कहा था, कुछ जूते नीले हैं, ये हिस्सा जब आप देखोगे इसका मतलब ये वाला हो गया ट्रू। और इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी दूसरा वाला अनुसरण ही करता है, दूसरा वाला सही है। इसीलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। आपको गलत संख्या देखनी है, इस तरह की संख्या लिखी है 25 52 14 34 78 78 68 41 98 21 20 97, इस तरह से आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें आप देखोगे तो काफ़ी क्रम जो है इधर उधर हो रहा है, इससे पता नहीं चल रहा है कि जुड़ रहा है कहीं पे घट रहा है, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई और लॉजिक लगने वाला है। जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी संक्रिया यहाँ पे काम नहीं कर रही है, बड़ी संख्याएँ हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 है और ये 5 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्या है, और 2 कैसी है? सम संख्या है। पहली वाले जो उससे ये निर्णय मिला हमें कि जो
संख्या है वो 2 सम संख्याओं से और 2 विषम संख्याओं, यानी 2 सम संख्या होनी चाहिए और 2 आपकी विषम संख्याएं होनी चाहिए सारे उसमें संख्याओं में। अब ये वाला देखते हैं, इसमें 1 और 3 हो गई आपकी विषम और 4 और 4 दोनों हो गई आपकी सम, इसका मतलब ये भी ठीक है संख्या। इसमें देखिए 7 और 7 हो गई विषम, 8 और 8 कैसी हो गई यहाँ पे सम। अब देखते हैं इसमें 6 और 8 और 4 ये 3 संख्याएं हो गई सम और इसमें सिर्फ एक संख्या है विषम। इसका मतलब ये वाला यहाँ पे यहीं आप पकड़ में आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होता 68 41। बाकी के 2 और हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें 9 और 1 जो है विषम हो जाती और 8 और 2 क्या हो जाते यहाँ पे सम हो जाते। इसी प्रकार 2 और 0 आपके सम हो जाते, 9 और 7 आपके विषम हो जाती। 2 सम और 2 विषम से मिलकर बनी थी संख्याएं, इसीलिए यहाँ पे देखिए 68 41 जो है ये संख्या जो है गलत थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा है। अब देखिए इसमें ध्यान रखना है 1990 में से -1 कर लेना है, यानी 1 साल पहले देखना है आपको कितना हुआ 1989। ये जो साल है 1 साल पहले वाली, ठीक 1 साल पहले वाली, अगर वो लीप ईयर तो नहीं है। अब देखिए 1989 है, चूँकि यहाँ पे पहले आपको दिख रहा है लास्ट में 9 है तो ये मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है, कैसी साधारण ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। ठीक है, अब साधारण वर्ष के केस में क्या होता है, जो भी आपका कैलेंडर है वो हर 11 साल में रिपीट होता है। कहने का मतलब ये है कि 1990 में जब आप 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2001, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 2001। अगर लीप ईयर होता तो हम कितना जोड़ते हैं यहाँ पे +6 करते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 है, एक निश्चित कूट भाषा में वैड को 7 और एसएपी को 9 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में बैन को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार नोट करेंगे, बैड को वो लिख रहे हैं 7। ठीक है, अब बी की वैल्यू कितनी होती है, प्लेस वैल्यू 2 होती है 2 नंबर पे, ए कितने पे आता है 1 नंबर पे, डी कितने पे आता है 4 पे। इनको जोड़ेंगे तो 2 + 1 + 4, 2 1 3 और 4 3 7। अगला वाला एक बार और देख ले रहे हैं, एसएपी वाला क्या है यहाँ पे। अब देखिए एस की तो होती है 19, ए की 1 और पी की होती है 16। अब इनको जोड़ेंगे तो 19 और 1 20 और 16 हो गए 36, और इसका लाना कितना है 9। ठीक है, अब 3 और 6 यानी इन अंकों को आप जोड़ोगे तो 6 और 3 तो आ जाएगा आपका 9। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप जोड़ रहे हैं, जो सम आ रहा है टोटल आ रहा है, उनके अंकों को भी आपको बाद में जोड़ना है। इसी तरह हम इसका करने वाले हैं बी एन वैन का। ठीक है, अब बी का होता है आपको पता है 2, ए का 1 और एन का 14 होती है वैल्यू। सबको जोड़ेंगे 2 1 3 और 14 और 3 हो गए आपके 17। 17 में अब 1 और 7 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 8, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 8। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसी भी सुझाव के लिए हमें कमेंट करें।